हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बच्चों, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है उसका फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग किसको कहते हैं, उसका पहचान क्या है, मूल किसको कहते हैं, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल निकालते कैसे हैं, उसका मेथड भी हम लोगों ने देखा था गुणनखंड विधि से। उसके बाद हम लोगों ने देखा था द्विघात सूत्र से, और उस सूत्र को मैंने प्रूव भी किया था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था वर्ग पूरा करके, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने मूलों की प्रकृति को पढ़ा था, जिसमें कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसमें जो हम लोग d निकालते हैं। और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। इसको निकालने के बाद अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। अगर ये 0 से बड़ा हो जाए d का मान तो वास्तविक और असमान होंगे। और अगर d 0 से छोटा हो जाए तो फिर जो दोनों मूल है अल्फा और बीटा वो वास्तविक नहीं होंगे, और उसको बस इतना ही करके छोड़ देना है अगर वास्तविक नहीं हो तो उसका हम लोगों ने बहुत सारा सवाल भी किया था, लेवल 1 और लेवल 2। तो अब देखिए, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को कहा था कि इस क्वेश्चन को बना के आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने किया था पिछले वीडियो में कि p का जो मान निकालना था और मूल बराबर हो, दूसरा था कि सिद्ध करना कि मूल वास्तविक है, और तीसरा सिद्ध कीजिए कि ये धन होगा यानी पॉजिटिव होगा। इसको हम लोगों ने ग्राफ से किया था कि x > 0 और x < 0। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में लास्ट में इसको छोड़ा था आप लोगों के लिए। अब इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो कह क्या रहा है, द्विघात समीकरण आपके पास दिया गया है, कह रहा है कि गुणनखंड यानी जो मूल हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा, तो वास्तविक होगा। अब वास्तविक का दो केस, पहला केस क्या होता है जब d = 0 और d > 0। ये दोनों कंडीशन है किसका, तो जब मूल क्या हो जाए, वास्तविक हो जाए। अगर 0 के बराबर तो वास्तविक समान, अगर 0 से बड़ा तो वास्तविक और असमान, लेकिन दोनों में वास्तविक। तो दोनों कंडीशन को हम एक में मर्ज कर देते हैं। तो यहां कंडीशन क्या होगा, d > 0। अब देखिए d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac > 0। अब इस इक्वेशन में देखिए तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू यानी x का गुणांक p और माइनस, तो -p, और c का मान क्या है, तो 1 यानी अचर पद। तीनों को उठा के इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए। तो यहां से b माइनस में हो जाएगा p² -4, फिर a का मान कितना हो गया, तो 1 हो गया, और c का भी मान कितना हो गया, तो 1 हो गया, > 0। अब देखिए -p का स्क्वायर p² और माइनस में 4 > 0। अब देखिए यहां पे जो है आपको दिया गया है साइन, ये इक्वेशन नहीं, इसको कहते हैं हम लोग इनइक्वालिटी। और इस केस में आप इस 4 को डायरेक्ट उधर नहीं भेज सकते। भेजने का रूल क्या है, इधर -4 है तब दोनों तरफ 4 ऐड करने पर, अगर हम दोनों तरफ 4 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा p² -4, इधर भी 4 जोड़ दिए, और इधर भी हम लोग 0 में 4 जोड़ेंगे तो ही हो जाएगा। अब ये 4 से 4 खत्म होगा और हम लोग के पास आ जाएगा p² > 4। ये हुआ कंडीशन। अब ध्यान से यहां पे समझिएगा कि हम लोग जो है इसको इक्वेशन नहीं कहते। इक्वेशन किसको कहते हैं, जब बीच में बराबर हो, यहां बराबर नहीं, अगर ऐसा साइन हो तो इसको हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी। और इसमें डायरेक्ट हम जो है इस 4 को इसके इस तरफ लेके जा नहीं सकते हैं। इसके लिए अगर प्लस है तो वही चीज को दोनों तरफ घटाना पड़ेगा, माइनस है तो वही चीज को दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए रूल है कि इफ x² a² से बड़ा या इसके बराबर हो जाए तो x का मान जो होता है या तो a से बड़ा या a के बराबर होगा, या फिर x का मान -a से छोटा या -a के बराबर होगा। हम लोग ढूंढ रहे हैं इसका सॉल्यूशन,
यानी इसके लिए जो है p का मान क्या रखें कि इस इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई कर दे। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। हम लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से कब या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो हम लोग देख सकते हैं ना कि एक्स का मान या तो ए से बड़ा होना चाहिए या ए के बराबर होना चाहिए, तब जाके इसको सेटिस्फाई करेगा। या फिर x का मान माइनस ए से छोटा होना चाहिए या माइनस ए के बराबर होना चाहिए, तब जाके इसको जो है x का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन हो तो x का मान ये और ये लेते हैं। तो इसी को हम लोग इस इनइक्वालिटी में हम लोग जो है बैठा के देखते हैं कि क्या होगा p का मान। तो देखिए क्या हो जाएगा p का मान। तो देखिए x है, यहाँ p है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a था, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा p ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यहां से आप देख सकते हैं कि अगर x और a था तो x a से बड़ा या a के बराबर, तो यहां x के बदले p है, a के बदले 2 है, ये हो जाएगा। और दूसरा p का मान लेस देन इक्वल टू -2। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि यहां पूछ रहा था कि p के किन मानों के लिए इस समीकरण का वास्तविक गुणनखंड होगा, तो p का मान क्या क्या हो सकता है। तो p का मान या तो 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा, या फिर p का मान -2 के बराबर या -2 से छोटा होगा। दोनों ही केस में इस द्विघात समीकरण का जो गुणनखंड होगा वो वास्तविक होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें, इसमें आपको ये एक फॉर्मूला है इनइक्वालिटी का। वैसे तो ये आगे की क्लास में है, लेकिन यहां काम आ गया हम लोग को, तो यहां पे लगा दी और हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। दिख रहा था हम लोग को ये चीज कि किस तरह से x का मान a से बड़ा या a के बराबर होगा, या x का मान -a से छोटा या -a के बराबर होगा, और इसी चीज को इसमें अप्लाई कर दिए तो p का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इस मूल निकालने वाला जो हम लोग पढ़े थे d का मान, उससे रिलेटेड लेवल 1 का भी क्वेश्चन किए, और ये था लेवल 2, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं जो है आपको ये वास्तविक और अवास्तविक का क्वेश्चन तो आपको नहीं आएगा क्लास 10th में। अवास्तविक यानी वास्तविक नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लास 10th के बाद आएगा। हम लोगों को यहां सिर्फ कौन सा आएगा, तो वास्तविक गुणनखंड वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो मूलों की प्रकृति से रिलेटेड कुछ और सवाल हम लोग करते हैं, और हम लोग का चल रहा है लेवल 2। लेवल 1 में था कि जो हम लोग निकालते थे विवेचक यानी डी का मान, उसका साइन बताने के लिए, उसका मान बताने के लिए, ये सब सीखे। उसके बाद देखे कि कोई भी द्विघात समीकरण में आपको कुछ अननोन क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा, और उसमें आपको पूछेगा कि उसका मान बताइए कि अगर मूल आपका वास्तविक और समान है, वास्तविक समान है, या केवल वास्तविक है, ये सब सीखे। आइए उससे रिलेटेड हम लोग कुछ और सवाल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा कि ये है आपका द्विघात समीकरण, और इस समीकरण में अगर देख लें तो a का मान क्या हो जाएगा 2p, b का मान 3 और c का मान 1। और क्या कहा, मूल वास्तविक होंगे, सिर्फ वास्तविक, तो सिर्फ वास्तविक में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों केस लेंगे। चलिए, तो d मतलब हो गया b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b का मान हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान हो गया आपको 2p, और c का मान हो गया आपको 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9 - 8p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या सीखा है, इस 9 को हम डायरेक्ट उठा के उधर नहीं कर सकते। अब प्लस में 9 है तो दोनों तरफ आपको जो है 9 माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 - 8p, इधर भी 9 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इधर भी हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम लोग को क्या दिखेगा, ये हो जाएगा आपको, ये देखिए 9 से 9 यहाँ कैंसिल आउट, ये बच गया -8p इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9। क्या किया हम लोग, इस 9 को हमको इधर लेके जाना था, तो हम लोग इनइक्वालिटी का रूल में ये चीज है कि इस 9 या कोई भी कांस्टेंट को एक तरफ से दूसरे तरफ डायरेक्ट लेके नहीं जा सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ता है,
अगर प्लस रहा तो दोनों तरफ माइनस, और माइनस रहा तो दोनों तरफ वही चीज प्लस कर देंगे। चलिए अब दोनों तरफ से माइनस हटाना, माइनस हटाने का भी रूल, अगर आप दोनों तरफ माइनस या तो गुना कर दीजिए या तो माइनस से भाग कर दीजिए तो इसका साइन चेंज हो जाता है। कैसे, आइए सीखते हैं। देखिए मैं आपसे पूछूं कि 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि 3 बड़ा है। यही अगर -2 और -3 हो जाए तो अब देखिए माइनस से जैसे हम मल्टीप्लाई किए तो ये साइन अब चेंज होगा, क्योंकि अब -2 बड़ा है तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो माइनस से गुना या माइनस से भाग करने पर जो ये इनइक्वालिटी का साइन है ये लेस देन था, अब ये ग्रेटर देन बन गया। तो वही बात यहां है कि अगर हम -1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, इधर हो जाएगा 8p, इधर हो जाएगा 9p, लेकिन अभी 8p बड़ा था, अब ये इधर हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो गया। अब इधर देखिए 8 है मल्टीप्लाई में, तो इधर भी हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 8 से हम डिवाइड कर देते हैं, 8 से 8 कैंसिल आउट, p लेस देन इक्वल टू 9/8। मतलब आंसर क्या आया कि p का मान या तो 9/8 से छोटा होगा या 9/8 के बराबर होगा। तो यहां पे हम लोग मेन जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं ये वाला कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है कब, जब नेगेटिव से या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। तो हम लोग चेंज किए और दोनों तरफ यहाँ 8 मल्टीप्लाई था, तो हम लोग रूल जानते हैं डायरेक्ट एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा नहीं सकते, तो यहाँ पे 8 गुना में था तो दोनों तरफ 8 से भाग कर दिए। इस तरह से आंसर क्या आया, p लेस देन इक्वल टू 9/8, मतलब 9/8 से छोटा या 9/8 के बराबर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। बस कंडीशन याद रखिएगा कि अगर वास्तविक आया, सिर्फ वास्तविक, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों केस लेंगे और फिर जाके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है। अब सेकेंड नंबर में देखिए आपको कहता है कि ये इक्वेशन आपको दिया गया है और कह रहा है कि आप मूलों की प्रकृति बताइए, और मूलों की प्रकृति बताइए तो हम लोग क्या जानते हैं, मूलों की प्रकृति हम लोग बता सकते हैं कैसे, तो d के मान से। d का मान हम लोग निकाल लेंगे। अगर d का मान 0 आया तो वास्तविक और समान होगा, अगर d का मान 0 से बड़ा आया तो वास्तविक और असमान होगा, और अगर d का मान 0 से छोटा आ गया तो फिर वास्तविक नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहां से सेकेंड नंबर का क्वेश्चन अगर इसको हम देखें तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x² का गुणांक ये हो गया 9a² b², b का मान क्या हो जाएगा, माइनस में है और x का गुणांक, तो ये पूरा का पूरा माइनस में 48a b c और d, और c का मान क्या हो जाएगा, तो पूरा का पूरा 64 c² और d²। abc आ गया, तो हम लोग निकालेंगे d, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए b² मतलब इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर अगर करें हम लोग जानते हैं कि 48 का स्क्वायर होता है 2304, यानी 2304, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर b², c का स्क्वायर c² और d का स्क्वायर d²। माइनस में 4, a का वैल्यू कितना हो गया, तो 9a² b² इंटू c का वैल्यू कितना हो गया, तो 64 c² और d²। अब देखिए ये हो गया 2304 a² b² c² और d², और यहां इत्तेफाक से इस दोनों को आप गुना कीजिए तो 64 चौके 256, और 256 को अगर 9 से गुना करें तो 2304 नहीं आएगा, मतलब यहां पे भी 2304 a² b² c² और d², और दोनों अगर सेम है तो 0, मतलब क्या आया, d का वैल्यू 0, और अगर d का वैल्यू 0 तो क्या आया, वास्तविक और समान। तो इस तरह से हम लोग मूलों की प्रकृति एकदम आसानी से निकाल दिए। यहां से जब भी आपको मूलों की प्रकृति पूछे तो आप इक्वेशन से a b c का मान निकालिए, फिर d का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालिए b² माइनस 4ac, और देखिए कि वैल्यू क्या आ रहा है।
जीरो के बराबर तो वास्तविक और असमान, जीरो से बड़ा आता है यानी प्लस में तो वास्तविक और असमान हो जाता, और अगर डी का मान जीरो से छोटा होता तो फिर वास्तविक ही नहीं होता। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन किए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा है इसमें कि ये आपको द्विघात समीकरण दिया गया है और कह रहा है कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए। हल करना का मतलब हुआ कि समीकरण में जो चर है उसका मान निकालना। तो यहाँ चर है x, तो x का मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ देखिए आपको 1/4 दिया गया है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो देखिए दिया हुआ है 9x² माइनस 3x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जब भी फ्रैक्शनल हो तो सबसे पहले हम यहां से फ्रैक्शनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम आपको हो जाएगा कितना 4। तो यहां से देखिए ये हो गया 4 और ये हो गया 36 x का स्क्वायर, माइनस में यहाँ 4 और 4 3 जा 12x प्लस यहाँ से हो गया 4 से 4 1 और 1 इंटू 1 1 ही होगा इज इक्वल टू 0, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 36x² माइनस में 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपको आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम लोग जो जानते हैं कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c बराबर 0 और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये परफेक्टली उस पर बैठ रहा है। चलिए तो अब इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड का रूल आपको सिखाए हैं हम कि यहाँ पे हम बीच वाला टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे दो भाग में ताकि जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर और गुना करने पर इसके और इसके गुणनफल के बराबर हो। मतलब ऐसा दो संख्या जिसको जोड़ने पर 12 हो, गुना करने पर 36। तो हम लोग को सीधा दिख रहा है 6 और 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 36x² माइनस में 12x को लिख देंगे माइनस में 6x माइनस में 6x प्लस में 1 बराबर 0। अब कॉमन ढूंढिए, इस दोनों में कॉमन दिख रहा है 6x, यहां से आ गया 6x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन दिख रहा है तो ये हो जाएगा 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए इसमें 6x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए अगर हम लोग 6x माइनस 1 को 0 के बराबर कर दें तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/6 और यहां से 6x माइनस 1 को 0 के बराबर कर दें तो x का वैल्यू 1/6, मतलब आंसर सेम होगा। x इज इक्वल टू 1/6, x इज इक्वल टू 1/6, दोनों मूल बराबर। अच्छा इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं कि d का मान कितना होगा, तो हम लोग बिना d का मान निकाले बता सकते हैं कि d का मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों मूल क्या है, वास्तविक भी है और समान भी है, और अगर वास्तविक समान तो d का मान 0 हो जाता है। बात क्लियर? किस तरह से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ रूट वाला कैलकुलेशन है बट रूल वही रहेगा। यहाँ पे बीच वाला भाग 16 है, इसको दो भाग में ऐसे स्प्लिट कीजिए ताकि जोड़ने पर 16 हो जाए, गुना करने पर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और यहाँ 3, 13 क्या 39। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 16 है और जिनका गुणनफल 39 है तो मिल जाएगा 13 और 3, 13 और 3, तो 13 3 16, 13 3 39। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस 16 को लिख देंगे 13x प्लस 3x, क्योंकि हम लोग को दो वैल्यू मिल चुका है स्प्लिट करने के लिए, प्लस 13 रूट 3 बराबर 0। अब कॉमन ढूंढिए तो इस दोनों में कॉमन सिर्फ x दिखा तो ये हो जाएगा रूट 3x प्लस 13, और यहाँ पे देखें तो 3 और रूट 3 यानी रूट 3 कॉमन मिल जाएगा तो क्या बच जाएगा रूट 3x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन दिख रहा है तो निकाल लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो क्या बच गया इसको निकालते यहाँ से x यहाँ से रूट 3, तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 13 को 0 के इक्वल करें तो
x का वैल्यू -13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका हम लोग रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। यहां से x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स -√3। इस तरह से हम लोग इसका दो मूल निकाल दिए। यहां भी दो मूल निकला, यहां भी दो मूल निकला। इस तरह से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए, आपको मूल से रिलेटेड, वास्तविक होगा, समान होगा और समान होगा, सब पे कर लिए सवाल। अब द्विघात समीकरण का जो है एक हम लोग का एक्सरसाइज बाकी है, और वो है कि द्विघात समीकरण में हम लोग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कैसे बनाए। हर चैप्टर में जो है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें दो टाइप का होता है, एक तो डायरेक्ट इक्वेशन देगा, एक उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब भाषा वाला सवाल। अब इसी का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे और उसमें जो है बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल करेंगे भाषा वाला, और सारा कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देखिएगा, और जो जो क्वेश्चन हम बताए हैं उसको वो अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और अगर नहीं बने फिर जाके आप ये सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन, और उसमें बहुत अच्छा अच्छा सवाल हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग करेंगे द्विघात समीकरण का एप्लीकेशन, मतलब भाषा वाला सवाल। आइए सीखते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण में भाषा वाला सवाल जब भी बनाएंगे तो सबसे पहला जो रूल है कि आपको पहले सवाल जो है 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, फिर सवाल में देखना है कि निकालना क्या है, और जो निकालना है उसको हम जो है कोई चर राशि मान लेंगे, जनरली x माना जाता है, और x मानने के बाद सवाल जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगा, उसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर आप आंसर के पास पहुंच जाइएगा। आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल में कि दो लगातार विषम संख्याएं निकालें जिनका गुणनफल 35 है। गुणनफल मतलब हो गया गुना। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको क्या निकालना है कि विषम संख्या निकालना है, और कितना, तो 2। अब विषम संख्या का रूल क्या है समझिए। विषम संख्या है क्या, जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, एंड सो ऑन। अब आप गौर कीजिए, तो जितना भी विषम संख्या है, अगर ये पहला तो दूसरा +2, फिर यहां भी +2, फिर यहां भी +2, फिर यहां भी +2। मतलब दो लगातार अगर विषम संख्या हम लोग देखें तो उसमें 2 का अंतर होता है। तो अगर हम पहली विषम संख्या इसको हम x मान लें, ठीक है, तो हमको 2 को निकालना है, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी विषम संख्या, तो देखिए अगर ये x है तो ये इससे 2 ज्यादा होगा, x, तो ये कितना, x+2, यानी दूसरी विषम संख्या x+2। बस यही तो था। मानने का तरीका यही है, आसान तरीका है सबसे, कि आप सवाल को 2-3 बार पढ़िए, उसमें जो दिया गया है जैसे विषम संख्या था, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 2 लगातार विषम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है। तो पहली विषम संख्या अगर हम x माने तो दूसरी विषम संख्या कितना हो जाएगी, x+2। अब क्या कर रहा है कि दोनों का गुणनफल 35 है, तो प्रश्न से अब लिखेंगे हम लोग, प्रश्न से तो x गुना x+2 बराबर 35, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना है, 35 है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा x² + 2x, और 35 को उठा के रद्द कर लेंगे तो माइनस में 35 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहां देखिए 2 है, यानी घटाने पर 2 होना चाहिए, गुना करने पर 35, 7 और 5, तो x², और 7 और 5 में किसको प्लस में लेंगे, किसको माइनस में। अगर प्लस हुआ तो बड़ी संख्या प्लस में और छोटी संख्या माइनस में, यही अगर माइनस होता तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में, -35 बराबर 0। यहां से देखिए x कॉमन तो x+7, -5 कॉमन तो x+7 बराबर 0। तो यहां से x+7 अगर हम लोग कॉमन ले ले तो यहां बच जाएगा x - 5 = 0। अगर यहां से हम x का मान निकालेंगे तो -7 आ जाएगा, और यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए x का 2 वैल्यू आया, तो आंसर क्या होगा, अगर पहली संख्या हम x माने 5, तो यहां लिखेंगे अगर पहली
संख्या 5 हो जाए तो दूसरी संख्या कितना, x प्लस 2 यानी 5 प्लस 2 यानी 7। तो पहला आंसर आया 5 और 7, ये दोनों। अब दूसरा आपको x का एक और वैल्यू आया है, वो है कितना, -7। अगर पहली संख्या -7 लेंगे तो दूसरी संख्या -7 प्लस 2 दैट मीन्स -5, मतलब कि -5 और -7, यानी इसका आंसर 5 और 7 भी हो सकता है और -7 और -5 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि द्विघात समीकरण का एप्लीकेशन वाला सवाल कैसे बनता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए अगला सवाल में कह रहा है कि दो लगातार धनात्मक यानी प्लस वाला पूर्णांक है और इसके वर्गों का योग है 365। तो सबसे पहले हम पूर्णांक के बारे में समझते हैं। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, तो इधर से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आपको इंटीजर्स है। अब आप देख लीजिए कि दो लगातार कह रहा है, तो यहां भी अगर हम देखें तो यहां दो लगातार पूर्णांकों के बीच एक का अंतर है। कहीं से भी देखें एक का अंतर मतलब इसमें एक जोड़ेंगे तब ये मिलेगा, इसमें एक जोड़ेंगे तब ये एक मिलेगा। तो यहां पे अगर हम दो लगातार धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, यानी फर्स्ट को हम x मान लिए, तो दूसरी आप लोग खुद समझ सकते हैं एक ज्यादा, अगर पहला एक है तो दूसरा दो, पहला दो है तो दूसरा तीन, यानी एक ज्यादा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 मान लिए। अब सवाल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चलेंगे। तो प्रश्न से क्या कर रहा है, वर्गों का योगफल का मतलब हुआ स्क्वायर करके जोड़ना, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो वर्गों, ये हुआ दोनों के वर्गों का योगफल यानी जोड़ना, बराबर दे रखा है कितना, 365। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स गुना 1x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। तब देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 इधर कर लेते हैं तो एक में से 365 घट गया, तो ये हो जाएगा माइनस में 364, क्योंकि ये उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब दो ले लेते हैं कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में हो जाएगा 182 बराबर 0, दो कॉमन लेके उधर भेजे तो 0/2 0 रह गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे, घटाने पर एक गुना करने पर 182, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर 14 और 13 प्लस है तो बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला माइनस में, 182 बराबर 0। अब आप यहां से क्या कीजिएगा कॉमन, तो देखिए इसमें दिख गया x कॉमन, तो x प्लस कितना गया 14, और यहाँ माइनस में 13 कॉमन, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x प्लस 14 फिर से कॉमन हो जाएगा, यहां भी है और यहां भी है, तो इंटू में क्या होगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो x का वैल्यू -14 आएगा, यानी इसको अगर 0 के बराबर करेंगे, और यहां से आ जाएगा 13। अब इस बार क्वेश्चन में दे रखा है कि धनात्मक लेना है, तो माइनस वाला को नेग्लेक्ट करेंगे, ये वाला प्लस वाला लेंगे हम लोग, यानी x का मान क्या हो जाएगा 13, और यही हो गया क्या चीज, पहली धनात्मक पूर्णांक। और दूसरी क्या हो जाएगा, x से एक ज्यादा, तो 13 था एक, तो एक जोड़ देंगे, 13 एक कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से दो धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365। तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, चर राशि मानिए, उसके बाद समीकरण के साथ आगे बढ़ते चलिए, आपको आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन है
कि दो संख्याओं का योगफल 15 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है। पहले आप व्युत्क्रम के बारे में समझ लीजिए। देखिए, व्युत्क्रम का मतलब हुआ जैसे कि 3/10 दिया गया, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 10/3, यानी इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल ये हो जाता है कितना, 10/3, यानी अंश बटे हर को अगर हर बटे अंश के रूप में लिखेंगे तो वही उसका कहलाता है क्या चीज, व्युत्क्रम। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग चर मानेंगे एक, तो दो संख्या है तो हम लोग मान लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, तो पहली संख्या को x एज्यूम किए और दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, कह रहा है दोनों का योगफल 15 है। यानी ऐसे सोचिए, आपको दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 15 है, उसमें से एक संख्या अगर 8 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 15 - 8। तो वही बात यहाँ है कि अगर योगफल 15 है और एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 15 - x। तो दूसरी संख्या हो गया आपको 15 - x। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो देखिए x और नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा 1, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। अगर ये अंश बटे हर है तो इसको लिख देंगे हर बटे अंश, वही इसका व्युत्क्रम होगा। और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/15 - x, और इसका योगफल दे रखा है कितना 3/10। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इक्वेशन के पास पहुंच गए। बस आपको मानना सही से है और सभी चीज का जानकारी अच्छे ढंग से रखना। चलिए, अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू 15 - x और यहां से 15 - x और प्लस क्या होगा x, यानी भिन्न का जोड़ कर दिए, बराबर 3/10। तो देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 15 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 150 और यहां से हो गया ये 3x इंटू 15 - x। अब इधर देखिए, तो ये आपको हो जाएगा, यहां से गुना अगर कर दे हम लोग तो कितना हो जाएगा 45x माइनस में 3x² इज इक्वल टू 150। तो यहां से क्या करते हैं, इसको भी हम इधर ले आते हैं, तो 45x माइनस 3x² माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहां से -3 कॉमन लेके उधर भेज दें तो बताइए, -3 कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और 3 हट जाएगा, तो क्या बच गया x²। ठीक है, उसके बाद इसमें से हम लोग -3 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस था तो माइनस और 3 से भाग लग जाएगा तो 15x, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और 3 से भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा 50 और -3 उधर चला गया तो ये 0 हो गया। क्या किए, -3 कॉमन लेके उस तरफ भेज दिए। तो अब हम लोग का जो इक्वेशन है ये बन गया क्वाड्रेटिक, और इसको हम लोग गुणनखंड से बना सकते हैं। तो x² 15 है, जोड़ने पर गुना करने पर 50, तो माइनस में 10x माइनस में 5x प्लस 50, 10 पंचे 50 हो गया। तो यहाँ से x कॉमन, x - 10, यहाँ से 5 कॉमन, x - 10 बराबर 0, और दोनों से x - 10 कॉमन, ये हो जाएगा x - 5 बराबर 0। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान 10 आएगा और यहाँ से x का मान 5 आ जाएगा। अब पहली संख्या x है, तो अगर पहली संख्या x यानी 10 हम लोग अगर मान ले तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या 15 - x, यानी 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5, तो पहली संख्या 10 दूसरी संख्या 5। या फिर अगर हम पहली संख्या को 5 मान ले तो दूसरी संख्या 15 - 5 यानी 10, यानी 5 10 या 10 5। तो आंसर ओवरऑल हम लोग का क्या हो जाएगा, एक संख्या 5 और एक संख्या 10, दोनों में से किसी को भी पहली दूसरी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ के ही आया है 3/10। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सवाल को बना सकते हैं। पहले आप भाषा को सही से पढ़िए, फिर चर मानिए,
चर मान के सवाल के साथ आगे बढ़ते चलिए, बढ़ते बढ़ते सही कैलकुलेशन रहा तो आप आंसर के पास पहुंच जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए इसमें कहता क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंक मतलब हुआ इकाई और दहाई, ठीक है, और कह रहा है अपने अंकों के गुणनफल के दुगने से 8 कम है। अब यहां देखिए इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक, यहीं से हम लोग इकाई और दहाई मान के फिर 2 अंकों की संख्या बनाएंगे। तो देखिए क्या करा, इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है, तो दहाई का अंक ज्यादा है, तो हम लोग इकाई अंक x मान लेते हैं। तो देखिए तो मान लेते हैं कि इकाई अंक बराबर x, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है, दहाई का अंक जो है, ठीक है, तो इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है, तो दहाई का अंक इकाई के अंक से, तो क्या हो जाएगा, दहाई का अंक x प्लस 1, एक ज्यादा, इकाई से एक ज्यादा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या का जो रूप होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई, तो 10 गुना दहाई क्या हो गया x प्लस 1, इकाई क्या हो गया x, यहां से देखिए तो 10x प्लस 10 प्लस x मतलब 11x प्लस कितना हो गया 10, तो ये हम लोग का हो गया क्या चीज, संख्या। अब सवाल के डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिधर जिधर सवाल लेके जाएगा हम लोग बढ़ते चलेंगे। प्रश्न से क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। तो प्रश्न से कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल, तो 2 अंकों की एक संख्या क्या है, तो 11x प्लस 10, ठीक है, ये अपने अंकों के गुणनफल, अंक क्या है इकाई और दहाई, तो इसके गुणनफल, ठीक है, के दुगने से 8 कम है, के दुगने से, तो इसको दुगना कर दिया, 8 कम मतलब 8 घटा दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हम लोग का बन जाएगा, तो ये हो गया यहां से 11x प्लस 10 बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 8। हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को उधर लेके चले जाते हैं, तो उधर पहले से था 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 8, माइनस में कितना हो जाएगा 11 और माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर और यहाँ 2 है 11 है, तो माइनस में हो जाएगा कितना 9x, और यहाँ से 10 है और 8 है, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा माइनस में 18 बराबर 0। देखिए कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है, अब इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है, गुणनखंड करना है, और गुणनखंड कैसे, तो घटाने पर 9 गुना करने पर 36, तो हम लोग के दिमाग में एक बार में आना चाहिए 12 और 3, माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस में और छोटी संख्या प्लस में, और माइनस में कितना 18 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2x कॉमन तो x माइनस 6 हो गया, यहाँ प्लस 3 कॉमन तो x माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 6 ले लिए कॉमन, तो यहाँ आ गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या आया 6, इसको सॉल्व करेंगे तो, और इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू -3/2, और ये इकाई अंक नहीं होगा, मतलब इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया। तो संख्या हम लोग का क्या था, हम लोग से संख्या पूछ रहा था, तो सीधा संख्या में ही बैठा देंगे, क्या इकाई और दहाई करना हम लोग को, सीधा संख्या है 11x प्लस 10, तो 11 गुना 6 प्लस 10 मतलब आंसर आ गया 76। हम लोग चाहें तो आंसर को चेक भी कर सकते हैं, क्या कर रहा था संख्या जो है, तो संख्या हम लोग का इसको हम लोग जांच करते हैं, देखिए आंसर सही है या नहीं। क्या कर रहा था, संख्या जो है अपने अंकों के गुणनफल के दोगुने, अंकों के गुणनफल, अंक क्या है 6 और 7, इसके दोगुने से 8 कम है, तो देखिए यहाँ कितना हो गया 76, ये हो गया आपको 7 के 42 दूनी 84 माइनस 8, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इधर भी 76 और इधर भी 76, मतलब हम लोग का ये आंसर एकदम करेक्ट है। इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़िए, मानिए, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करके आप आंसर निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का
देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये इस द्विघात समीकरण का। कहता क्या है, हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। सबसे पहले समझिए वर्गमूल। जैसे आपसे पूछा 4 है, इसका वर्गमूल तो क्या लिखिएगा, √4। जैसे x है, इसका वर्गमूल √x। तो यही कह रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हंसों की कुल संख्या। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो लिखेंगे हंसों की कुल संख्या बराबर x हम लोग मान लिए। अब क्या कह रहा है कि तालाब के किनारे, तो लिख देंगे तालाब के किनारे हंसों की संख्या। क्या कह रहा है, कुल संख्या x के वर्गमूल तो √x का 7/2। और क्या कर रहा है, शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो जल क्रीड़ा कर रहे हंसों की संख्या बराबर 2। अब देखिए ये है टोटल, और जो हंस 2 भाग में बटा हुआ है, आधा खेल रहा है तालाब के किनारे और बाकी जल क्रीड़ा कर रहा है। मतलब ये दोनों को मिला दे तो टोटल हंस हो जाएगा। तो प्रश्न से हम लोग लिख सकते हैं, प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो √x गुना 7/2 अब +2, ये हो गया टोटल हंस और ये बराबर हो जाएगा x के। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो रूट वाला टर्म यानी 7/2 √x को एक तरफ, बाकी को एक तरफ। अब हम लोग कर देते हैं SBS स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर ये हो जाएगा 49/4 और √x का स्क्वायर x हो जाएगा, इधर से हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से समझिएगा, तो देखिए इधर हो गया आपको 49x/4, यहाँ a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a² - 2ab तो 2 दूनी 4x प्लस b² 2 दूनी 4। अब ये हो गया 49x, 4 से हम गुना कर दे तो 4x² - 4 चौके 16x और यहाँ भी 4 चौके 16। अब इस 49x को इधर भेज दें तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पहले से माइनस में 16 है तो क्या हो जाएगा, उधर 4x² माइनस में हो जाएगा 65x प्लस में कितना 16 बराबर 0। समझ में आ गया होगा। इस 49 को इधर भेजे, माइनस माइनस दोनों माइनस में था तो जुट गया, 65 हो गया। अब इसका गुणनखंड करें तो जोड़ने पर 65, गुना करने पर 64, तो एक यहाँ हम लोग देख सकते हैं सिंपल सा, तो 4x² माइनस में ले लेंगे 64x माइनस में x प्लस में 16 बराबर 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 4x, तो क्या बच जाएगा x और माइनस में 16, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए x - 16 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, 4x - 1 और x - 16 बराबर 0, ये दोनों गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x का मान निकाले तो ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ से अगर हम x का मान निकाले तो ये हो गया 16। अब आप सोच के देखिए कि x का मान 1/4 कभी भी हो सकता है, क्योंकि हंस की संख्या है और संख्या कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा कितना 16। मतलब अतः नीचे लिख दीजिएगा, अतः हंसों की कुल संख्या बराबर x यानी 16। तो इस तरह से हम लोग ये सब सवाल किया, और भी बहुत सारा सवाल है। तो एक काम कीजिएगा आप लोग कि लैंग्वेज वाला जो है और सवाल आप लोग बनाइएगा, और अगर आपसे नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन लिखिएगा, तो मैं इसका अगला पार्ट भी जो है पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, द्विघात समीकरण का लैंग्वेज वाला सवाल अगर आप कमेंट में सॉल्यूशन लिखिएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में और भी जो है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को सही से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।